फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज बसंत पंचमी है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन भी है। हम लोगों ने आज बातचीत का जो विषय रखा है वो आज का भारत और निराला। ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि आधुनिक भारत की जो बुनियादी समस्याएं थीं उनको जितनी बारीकी से निराला समझते थे अपने युग के कवियों में, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। ये संयोग की बात थी कि निराला के साथ में जो लोग थे उनके कंटेम्प्रेरी प्रसाद, पंत, महादेवी, वो लोग भी भारत को बहुत अच्छा समझते थे और भारत की समस्याओं से वाकिफ थे। मैं यहां सिर्फ दो बड़ी समस्याओं का जिक्र करना चाहूंगा आज के भारत के संदर्भ में, और ये बातचीत सिर्फ उसी पर फोकस रहेगी। इसमें पहली समस्या तो चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, ये सारी बातें साहित्य के ही दृष्टिकोण से की जाएंगी। आज के भारत की और खासतौर पर हिंदी की जो समस्या है वो ये है कि हिंदी में एक बड़ा वर्ग, पहले था बहुत छोटा वर्ग, हिंदी में एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जो कि आलोचना को आलोचना विधा की तरह नहीं देखता या आलोचना को आलोचना विधा की तरह नहीं जानता। निराला को कवि के तौर पर सब लोग जानते हैं, लेकिन निराला बहुत अच्छे आलोचक भी थे और साहित्य के आलोचक थे। इसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। इस प्रसंग में निराला ने जो बातें उठाई हैं, खासतौर पर आलोचना विधा के प्रसंग में, और हिंदी की जो दशा है और खासतौर पर उसमें हिंदी के जो शिक्षकों की दुर्दशा है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। वो निराला के समय जो समस्या थी वो आज समस्या और भी ज्यादा गहरी है। लोगों को लगता है कि वो रामचंद्र शुक्ल का जमाना था तो आलोचना बहुत उच्च कोटि की होगी, हिंदी के विभागों में बहुत उच्च कोटि की चीजें पढ़ाई जाती होंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं था। स्थितियां उस समय और भी ज्यादा बदतर थीं। इधर थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन मोरलेस प्रॉब्लम बनी हुई है। निराला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है हिंदी में आलोचना। इस निबंध की खूबी यह है कि यह निबंध उस दौर के लोगों में आलोचना विधा पर लिखा गया। मुझे लगता है बहुत से कम शब्दों में, एक संपादकीय है ये उनका लिखा हुआ, और ये संपादकीय उन्होंने सुधा मासिक पत्रिका में जुलाई 1933 में लिखा था। उसमें जो समस्याएं उठाई गई, जो कि आज के भारत की ज्वलंत समस्याएं हैं, आज के भारत की दो बड़ी ज्वलंत समस्याएं मेरी नजर में, राजनीति में हिंदू मुस्लिम विद्वेष और टकराव की समस्या, और साहित्य में आलोचना को एक विधा के रूप में न देखने की समस्या। ये दो केंद्रीय समस्याएं हैं। अगर हमारे यहां लिटरेरी क्रिटिसिज्म या साहित्य की आलोचना साहित्य के मानकों और नियमों को ध्यान में रख के होने लगे, ठीक से लोग आलोचना को ठीक से पढ़ने और लिखने लगे, समझने लगे, तो साहित्य की बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाए। उसी तरह समाज में अगर राजनीति में खासतौर पर हिंदू मुस्लिम टकराव की बातें हम छोड़ दें तो हिंदुस्तान की 50% से अधिक राजनीतिक समस्याएं खत्म हो जाए। तो आज का भारत के संदर्भ में दो बड़ी चुनौतियां, एक साहित्य की और एक समाज की और
मजेदार बात यह है कि इन दोनों चुनौतियों के उत्तर निराला साहित्य के जरिए खोजते हैं। पहले हम आलोचना की बात करें। निराला कहते हैं कि जो लोग आलोचना को बहुत कैजुअली लेते हैं, ये पंक्ति उनके लिए। आलोचना, हिंदी में आलोचना नामक निबंध की शुरुआत निराला एक ओपनिंग जो सेंटेंस है उसका, वो बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। वो कहते हैं कि आलोचना साहित्य का मस्तिष्क है। हमारे यहां तो आलोचना साहित्य का मस्तिष्क है और आलोचक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज मानने वाले लोग हैं ही नहीं अभी। उन्होंने लिखा है, कोट, आलोचना साहित्य का मस्तिष्क है। अब साहित्य के विकास का श्रेय अनेक अंशों में इसे ही प्राप्त है। हृदय का महत्व लेकर लिखने वाली कविता भी यदि विचार और श्रृंखला से संबद्ध नहीं तो शैशव संलाप की तरह भावोच्छ्वास मात्र है। उससे साहित्य की कोई बड़ी प्राप्ति नहीं हो सकती, अनकोट। और इस पूरे क्रम में, यानी इस अपनी थ्योरेटिकल लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए निराला ने मेघदूत की एक कविता, उसका एक छंद, उसका विश्लेषण किया है और बहुत शानदार विश्लेषण किया है। और उसमें वे विश्लेषण के बाद में जो चीज संप्रेषित करते हैं वो ये कि काव्य के विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है आलोचना। हमारे यहां ये अभी जो कवि जो कविताएं लिख रहे हैं और जो साहित्यकार साहित्य लिख रहे हैं वो आलोचक को महत्व नहीं देते। निराला इस चीज को समझते थे और निराला इसकी आलोचना की ताकत को समझते थे। वो लिखते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी हिंदी में सबसे बड़ा अभाव यही है कि उत्तम कोटि के आलोचक कम हैं, जो काव्य तथा साहित्य के ऊपर विषयों की विशद व्याख्याएं कर नवीन साहित्यिकों का उत्कर्ष पथ मार्जित तथा सुगम कर दें, अनकोट। उसी में वो आगे कहते हैं, आलोचना अच्छी वह है जो कृति के पीछे न रहे, चाहिए कि बढ़ जाए। ये जो आलोचना का जो काम है वो ये कि वो सिर्फ वो कृति की व्याख्या, अन्वय, भावार्थ बताना नहीं है, बल्कि आलोचना का काम यह है कि वो नए नए विषयों की खोज करे और नए लेखकों को वे नए विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित करे। अब इसकी जो सबसे बड़ी जो जिसे कहें कि बाधा निराला के यहां जो देखी गई, जिसे कायदे से बताया जाना चाहिए, हिंदी के अध्यापक नहीं बताते। निराला ने इसी आलोचना में हिंदी के शिक्षकों को टारगेट किया है जो उन दिनों पढ़ाते थे। निराला ने लिखा है, कॉलेजों में हिंदी लेकर एमए पास करने वाले विद्यार्थियों के कर्ण कुहर अध्यापक महोदयों के अद्भुत समालोचन स्वर से मोरी के मुख, मोरी नाली, मोरी के मुख की तरह साहित्य और काव्य विज्ञान से भरते रहते हैं। वह मैले कानों से चलकर हृदय पर जमता है और उनके जीवन तक नहीं छूटता। सत साहित्य और परिपक्व विचारों की वहीं समाप्ति हो जाती है। ऐसी भारतीय शक्ति के लिए
वाहन बनकर वे बाहर निकलते हैं। ये जो हिंदी के जो एमए करते हैं विद्यार्थी और जो हिंदी को पढ़ाते हैं एमए के विद्यार्थियों को, अगर आप इसको ध्यान से देखें, वो कैसे पढ़ाते हैं? मोरी के मुख की तरह, नाली के मुख की तरह। जैसे नाली में जो है एकदम कचड़ा जाता है, साहित्य की आलोचना विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अधिकतर लोग वैसे ही पढ़ाते हैं। और ये गंदगी जब एक बार विद्यार्थी के जेहन में बैठ जाती है, दिल में उतर जाती है, उसके दिमाग में उतर जाती है, तो वो सारे जीवन उसका पीछा नहीं छोड़ती। निराला अच्छी तरह से जानते थे कि हिंदी के जो शिक्षक हैं जो एमए की क्लासेस को पढ़ाते हैं वो कैसे थे। हमारे यहाँ एक पूरा ग्रुप है जो कि इस बात का निषेध करता रहा है कि पश्चिम की आलोचना नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ तो हम तो भारतीय हैं, हमारा भारतीय दिमाग है, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है, हमारे यहाँ आलोचना भारतीय होगी। लोकलिज्म की डिमांड आलोचना में बहुत है और ये रिएक्शनरीज का सबसे बड़ा गढ़ है। उसी निबंध में निराला इस तरह के लोगों को और इस तरह के विचार व्यक्त करने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं और वो कहते हैं कि आलोचना का सार्वभौम विकास आज हमारे साहित्य के लिए जरूरी हो गया है। आलोचना कैसी होनी चाहिए? यूनिवर्सल। जो फ्रांस में आलोचक पढ़ रहा है और साहित्य का विद्यार्थी पढ़ रहा है, वही चीज हिंदी का विद्यार्थी और आलोचक पढ़े। जो अमेरिका में आलोचना लिखी जा रही है, वही आलोचना हिंदी का विद्यार्थी पढ़े और लिखे। और हमारे यहां तो बिल्कुल एकदम अनटचेबल भाव से, हम लोग तो भारतीय हैं। उन्होंने लिखा कोट, और बहुत महत्वपूर्ण है ये, आलोचना का सार्वभौम विकास आज हमारे साहित्य के लिए जरूरी हो रहा है, जिससे दूसरे देशों की साहित्य महत्ता से मिलकर हमारा साहित्य अग्रसर हो, साहित्य का विश्व बंधुत्व जन समाजों में स्थापित हो, हम दूसरे देशों के साहित्य से व्यावसायिक आदान प्रदान की तरह अपने भावों का भी परिवर्तन कर सकें। जिस भारतीयता, यानी जिसकी अब चर्चा करते रहते हैं लोग के, विदेशी आलोचना नहीं चलेगी, विदेशी विचार नहीं चलेंगे, हमें देसी विचार चाहिए, एकदम लोकल विचार चाहिए। और इस तरह की बात कहने वाले वे लोग हैं जो कि मोरी की तरह साहित्य पढ़ाते रहे हिंदी के विभागों में। उन लोगों ने सबसे ज्यादा ये गंदगी फैलाई हुई है और आज की डेट में इस गंदगी के सिरमौर हैं आरएसएस से जुड़े हुए हिंदी के शिक्षक। निराला कहते हैं इसमें आगे, जिस भारतीयता के गर्व से दूसरे तुच्छ जान पड़ते हैं, वह अपनी ऐसी भारतीयता में कुछ रूढ़ियों में चलती हुई अभारतीयता है। हमारे साहित्य में ऐसे विचार रखने वाले बहुत थोड़े नहीं के बराबर हैं, इन दिनों बहुत ज्यादा है। इसलिए आलोचक प्राय देश, काल और रीति के आदि के बंधनों में 300 वर्ष के पुराना विचारों से रंगे हुए आज के साहित्य पर गहन उद्गार करते हुए वज्रपात करते रहते हैं। इंडियन आउटलुक। आप दरिदा की तरह व्याख्या मत कीजिए, आप मार्क्स की तरह आलोचना की व्याख्या मत कीजिए, आप फ्रॉइड की तरह साहित्य की आलोचना की व्याख्या मत कीजिए, क्योंकि ये सब विदेशी लोग हैं। हमको देसी चाहिए, देसी ज्ञान चाहिए, देसी आलोचना दृष्टि चाहिए। निराला कहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं वो क्या करते रहते हैं? आए दिन वज्रपात करते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेज हैं, कुछ ऐसे जो पूरे भारतीय, उन्हें मालूम
होना चाहिए कि आलोचना में भारतीय अभारतीय कोई रंग नहीं, वह केवल आलोचना है जिसके साथ मनुष्य मात्र के मन का संबंध है, और यह ज्ञान खोकर ही हम अब तक नहीं उठ सके। यानी भारतीय और अभारतीय का जो कैटेगराइजेशन, जो रिएक्शनरी फोर्सेस ने साहित्य में क्रिएट किया है, जो साहित्य का नरक द्वार है, जिससे हमारे साहित्य के विद्यार्थी सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित होते हैं। आलोचना को सिर्फ आलोचना कहते हैं, न वो पश्चिमी होती है, न वो देसी होती है, न भारतीय होती है, न अभारतीय होती है। एक अन्य चीज जिस पर के बहुत इंफेसिस उन्होंने दिया है, जो कि कायदे से समझने की चीज है, वो कहते हैं कि मनुष्य मन ही साहित्य है और आलोचना ही मानसिक परिवर्तन का मूल। और जो हिंदी का जो आलोचनात्मक परिदृश्य है, उस आलोचनात्मक परिदृश्य को देखकर निराला का गुस्सा देखने लायक है। निराला कहते हैं, हिंदी का आलोचनात्मक वर्तमान साहित्य देखकर किताब फाड़कर फेंक देने की तबीयत होती है। वह मानवीय मन से इतनी दूर है, इतना स्थूल, इतना जड़ है, अभी उसमें बड़ी उन्नति की आवश्यकता है। निराला को तो अभी फाड़ देने की इच्छा करती है। अभी तो स्थिति है कि जो आलोचना लिख रहे हैं उनको भी फाड़ देने की इच्छा करती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी की आलोचना में तमाम साहित्यिक पत्रिकाओं ने और खासतौर पर हिंदी के शिक्षकों ने साहित्यिक व्याख्या के नाम पर आलोचना जेनर की जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर हत्या की है, उसने पूरे के पूरे मानसिक विवेक और विकास की संभावनाओं को दुष्प्रभावित किया है। और यह एक दिन की बात नहीं है, यह अचानक नहीं घटा। उन जमाने में भी जिस समय ये निराला ये लेख लिख रहे हैं, उस समय उसी कड़ी में उन्होंने एक और लेख लिखा, साहित्य में समालोचना। और यह लेख सुधा मासिक पत्रिका के अक्टूबर 1934 के अंक में छपा, एडिटोरियल के तौर पर। आलोचक को करना क्या चाहिए? आलोचक का काम क्या? जो कुछ देखा उसकी प्रशंसा करना है, जो कुछ आया उसे ज्यों का त्यों परोस देना है, बता देना है, या उसका काम कुछ छानबीन करना भी है। जो पत्रिका के संपादक हैं, जो कि आए दिन बुक रिव्यूज और आलोचना छापते रहते हैं, निराला उनको संबोधित करते हुए लिखते हैं ये साहित्य में समालोचना नामक निबंध में, कोट, प्रतिदिन लेखक जिस नव साहित्य की सृष्टि करता है उसे छानकर उसके तत्व को पाठकों के सम्मुख रखना आलोचक का काम है। ऐसी दशा में आलोचना को, यानी पहला काम क्या है उसका, कि जो कुछ साहित्य सामने आ रहा है नए लेखकों के द्वारा लिखा गया, उसमें सब कुछ पठनीय और प्रशंसनीय और प्रस्तुत किए जाने वाला नहीं है, बल्कि आलोचक का काम है कि उसमें से वो छांटे। उसके पास में चयन का विवेक होना चाहिए और वो चुन के वो फिर पाठकों के सामने पेश करें। उन दिनों ये एक पूरी की पूरी, आप सब लोग जानते हैं कि प्रगतिशील आलोचना ने और प्रगतिशील लेखक संघ ने निराला की बड़ी बुरी आलोचना लिखी थी। एकमात्र अपवाद थे रामविलास शर्मा, जिन्होंने कि निराला के ऊपर उस समय भी बहुत ही बेहतर लिखा था और बाद में भी अद्भुत लिखा। ज्यादातर जो प्रगतिशील आलोचक थे
वे निराला की कविता पर आए दिन हमले करते रहते थे और निराला पर हमले करते रहते थे। इस चीज को ध्यान में रख के निराला ने जो बात कही वो बात कालांतर में और भी ज्यादा रिलेवेंट हो गई। उस समय तो थी ही, आज और भी ज्यादा रिलेवेंट है। उन्होंने कहा कि आलोचना को यदि पार्टी प्रोपेगेंडा का एक उपाय मात्र बना लिया जाए तो कहना ना होगा साहित्य की उन्नति में भयंकर बाधा पहुंचेगी। साहित्य और समाज के प्रति अपने महान उत्तरदायित्व को समझ आलोचक को दलबंदी या वैयक्तिक ईर्ष्या द्वेष किंवा उसके प्रतिकूल भावों को पहले हृदय से निकाल देना होगा। अतिशयोक्तिपूर्ण निंदा व प्रशंसा साहित्य अतिशयोक्तिपूर्ण निंदा व प्रशंसा साहित्य के लिए दोनों ही घातक हैं। अनकोट। यानी एक तरफ खतरा था वह जो कि पार्टी लाइन पर लिखा अभी चल रहा है, अभी प्रगतिशीलों में भी पार्टी लाइन पर लेखन चल रहा है, इधर आरएसएस वालों की भी पार्टी लाइन पर लेखन चल रहा है। और ये दोनों ही प्रवृत्तियां साहित्य की आलोचना के लिए, साहित्य के लिए एक तरह से जहर की तरह हैं। और साहित्य के लिए खतरनाक वे लोग भी हैं जो फेसबुक पर आए दिन रद्दी से रद्दी चीजों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते रहते हैं। साहित्यिक पत्रिकाओं में रद्दी से रद्दी किताबों की एकदम भूर भूर प्रशंसा आती रहती है। या फिर वे लोग भी खतरनाक है जो कि सिर्फ निंदा करते रहते हैं। तो साहित्य की आलोचना का विकास कैसे हो? हमारे यहां हैं ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने इतनी थोक के हिसाब से आलोचना लिखी है और देखो दैनिक जागरण में हमारे लेख छप रहे हैं, दैनिक जनसत्ता में हमारे लेख छप रहे हैं, दैनिक हिंदुस्तान में हमारे लेख छप रहे हैं, हमने टनों साहित्य की आलोचना लिखी। ये जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, दैनिक अखबारों में जो छपने वाली टनों आलोचना थी जो आज भी है, उस आलोचना को निराला आलोचना नहीं मानते। निराला ने बड़े जैसे रूपकीय ढंग से उस बात पर रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी की किन्हीं पत्रिकाओं के आलोचना स्तंभों पर हाथ में तराजू लिए एक पुरुष का चित्र देखा जा सकता है। ऐसे चित्र से समालोचना के प्रति जो वृत्ति स्पष्ट होती है उसी के अनुसार आलोचक भी काम करता है। हाथ में कांटा ले एक पलड़े में उसने आलोच्य वस्तु रखी, दूसरे में अपने सिद्धांत। तौल में जैसी वे वस्तु उतरी वैसी ही कीमत लगा दी। ऐसी दशा में आलोचक पहले से ही लेखक से अपने को बड़ा मान लेता है। वह चाहता है जैसे उसके विचार हैं उन्हीं के अनुकूल लेखक लिखे। जैसा आनंद वह चाहता है लेखक वैसा ही आनंद उसे दे। उससे भिन्न आनंद की कल्पना करना उसके लिए कठिन होता है। परंतु प्रत्येक लेखक जो अपनी सच्ची मौलिकता से कृति को जन्म देता है अपना एक निराला वायुमंडल अपने साथ रखता है। संभव है उसकी कृति के भीतर बैठने के लिए आलोचक को अपने सभी पूर्व विचारों को बदलना पड़े। सहृदयता पूर्वक आलोचक जब तक ऐसा करने को प्रस्तुत नहीं रहता वह लेखक की सच्ची आत्मा तक जो उसकी कृति के भीतर बोल रही है पहुंचने की आशा नहीं कर सकता। अनको। और इस पूरे क्रम में निराला एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, एक जमाने में मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो बात कही थी उस चीज को वो उद्धृत करते हैं। और वो बात क्या कही थी? किसी भी समाज में समालोचना या आलोचना का विकास सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। अगर किसी समाज को सभ्य बनना है, सभ्यता का विकास होना है, तो वहां आलोचना का, समालोचना का विकास होना बेहद जरूरी है। निराला इस बात को उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि समालोचना सभ्यता के विकास का मुख्य यंत्र है। ये मैथ्यू अर्नोल्ड के शब्द थे जिसे कि निराला उद्धृत करते हैं। वह कहता है मैथ्यू अर्नोल्ड
वह कहता है संसार में जो सबसे अच्छा जाना या सोचा गया है, समालोचना को उसका प्रचार करना चाहिए। किसी भी साहित्यिक को अपनी ही संकुचित सीमाओं के भीतर न पड़ा रहना चाहिए। बाहर के विचारों की उसे सदैव जानकारी रखनी चाहिए। अपने ही ढाई चावलों की खिचड़ी पकाने से साहित्य में अनुदारता तथा संकीर्णता अवश्य आ जाएगी। हमारे यहां जो इतना जो लोकलिज्म है और संकीर्णतावाद है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि हम अपने ही साहित्य को विश्व का महान साहित्य मानते हैं और विश्व के साहित्य को पढ़ते ही नहीं है, विश्व की आलोचना को पढ़ते ही नहीं। आपको हिंदी के आलोचकों में मैं दशा का एक नमूना बता रहा हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जब रामविलास शर्मा ने पुस्तक लिखी, आलोचना की, सिद्धांत सिंह चौहान जो अंग्रेजी पढ़ाते थे और हिंदी के बड़े आलोचक थे, तो उन्होंने बिल्कुल गाली की भाषा में लिखा कि रामचंद्र शुक्ल पर जो रामविलास शर्मा ने जो आलोचना लिखी है, वो आलोचना नहीं है, वो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से लिखी गई किताब है। गोया समाजशास्त्री दृष्टिकोण कोई बहुत ही थर्ड ग्रेड चीज हो। तो हमारे यहां जो आलोचना के विभिन्न जो रूप हैं, विभिन्न जो एरिया है, उनमें एक सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर भी है। अब आप सोचिए कि शिवदान सिंह चौहान जैसा बड़ा आलोचक इस चीज को जानता ही नहीं था, या जानता था तो वो गाली की तरह उसका इस्तेमाल कर रहा था। निराला लिखते हैं, जिसे कायदे से हमें भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। वो लिखते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अंग्रेज लेखकों को सलाह दी थी कि वे ग्रीक, जर्मन तथा फ्रेंच साहित्य से परिचय प्राप्त कर अपने यहां नए विचारों को लावें। हिंदी आलोचकों को भी उसी प्रकार देश व विदेश के अच्छे अच्छे साहित्यों से परिचय प्राप्त कर अपने यहां नए विचारों को लाना चाहिए। इससे वे स्वयं कितने आगे कितने पीछे हैं यह भी भली भांति जान सकेंगे। अपने साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर, अपनी संस्कृति का पूरा ज्ञान प्राप्त कर, जब हम दूसरों की संस्कृति व साहित्य को पहचानेंगे, उस संघर्ष से सभ्यता का जो नया वायुमंडल उत्पन्न होगा, भावी हिंदी साहित्य के अभिवृद्धि के बीज उसी में छिपे होंगे। अनकोट। हमारे यहां तो हालत यह है कि आपको पश्चिमी आलोचना या पाश्चात्य काव्य शास्त्र जिसे हम लोग कहते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ाने वाले आपको लोग ही नहीं मिलेंगे। हमारे ऐसे गिनती के 1 दर्जन लोग मिलेंगे जिन्होंने कोई अच्छी पश्चिम के काव्य शास्त्र पर, पश्चिम की आलोचना पर किताबें लिखी हो। अगर 150-200 साल में हिंदी की आधुनिक आलोचना का यह हाल है, तो हम उसकी दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं जो हिंदी विभागों में पड़ी हुई है। हिंदी के विभाग और हिंदी के विद्यार्थी पश्चिम के साहित्य और पश्चिम की आलोचना, पश्चिम के नए विचार, उनको देखकर वैसे ही बिदकते हैं, किनारा कसी करते हैं, गोया में बिगड़ जाएंगे। निराला ने जो बात कही वो ये कि हमें आलोचना में सार्वभौम दृष्टिकोण से काम लेना चाहिए और आलोचना को आलोचना की तरह से देखना चाहिए। इसमें हम पश्चिमी और भारतीय या भारतीय और अभारतीय का वर्गीकरण लागू न करें। अब दूसरा प्रसंग है जिस पर के एक बातें कहनी बेहद जरूरी है। वो ये है कि राजनीति में ये जो हिंदू मुस्लिम विद्वेष की समस्या एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आई है। जिस तरह से आलोचना का क्षय हुआ है, उस तरह से राजनीति का भी क्षय हुआ है। आलोचना का क्षय हुआ है साहित्यकारों और साहित्य के पढ़ाने वाले शिक्षकों की वजह से, और राजनीति का क्षय हुआ है राजनीतिज्ञों की वजह से, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम विद्वेष एक प्रधान विषय है। निराला ने जो बात रेखांकित की, जिसे कि कायदे से समझने की जरूरत है, उन्होंने 2 बड़े मूल्यवान निबंध लिखे। उनका एक निबंध था साहित्य की समतल भूमि।
और दूसरा निबंध था जो बहुत मूल्यवान था, मुसलमान और हिंदू कवियों में विचार साम्य। ये दो निबंध हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के अंदर हिंदी विभागों में चल रही जो पॉलिटिक्स है, लगातार प्रेशर है, मुस्लिम कवियों को मत पढ़ाओ, मुस्लिम लेखकों को मत पढ़ाओ, मुसलमानों के लिखे हुए का बहिष्कार करो, और तरह तरह के जो प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ में हिंदुओं के वर्ष, उसका लगातार एक धारावाहिक प्रवाह समाज में बना हुआ है। निराला ने अपने उस निबंध में, मुसलमानों और हिंदू कवियों में विचार साम्य नामक निबंध में, ये होता है वो, ये जो कहते हैं बार बार, अभी एक पूरा वर्ग पैदा हो गया और एक पूरा वर्ग का जो मीडिया गैंग पैदा हो गया ये समझाने के लिए कि मुसलमान का दिमाग अलग होता है, हिंदू का दिमाग अलग होता है, मुसलमान का दिल अलग होता है, हिंदू का दिल अलग होता है, जो गलत है। नारायण लिखते हैं उस निबंध में, हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां ऊंची भूमि पर एक ही बात कहती हैं। इस लेख में हम यही दिखलाने की चेष्टा करेंगे, साथ ही हमारा यह भी विश्वास है कि जब तक हिंदू और मुसलमान इस भूमि पर चढ़कर मैत्री की आवाज नहीं लगाएंगे, तब तक वह स्वार्थजन्य मैत्री, स्वार्थ में धक्का लगने तक की ही मैत्री रहेगी। वैसे ही मैत्री जैसी ब्रिटिश सिंह और भारत गऊ की हो सकती है। हमारे यहां जो हिंदू मुस्लिम मित्रता है ना, जिसका कि बीच बीच में चुनाव में एक पक्ष इस्तेमाल करता है, दूसरा पक्ष एकदम दूसरे तरह से इस्तेमाल करता है। लेकिन निराला जिस चीज पर जोर देते हैं वो ये कि भारत में और खासतौर पर साहित्य में हिंदू मुस्लिम मैत्री एक अभिन्न फिनोमिना है। इसे समझने की जरूरत है। साहित्य की यह भूमिका है कि वो हिंदू मुस्लिम मित्रता के सवाल को केंद्रीय प्रश्न बनाए। हमारे यहां ऐसे लोग थे, आज भी हैं। जो चीज बनी हुई है भारत की हिंदू मुस्लिम जो समस्या है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? एजुकेशन की, शिक्षा की। क्या शिक्षा बहुत है हमारे यहां। वो कहते हैं, कोट निराला ने लिखा है, भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी दुर्बलता है वह शिक्षा की है। हिंदू और मुसलमानों में विरोध के भाव दूर करने के लिए चाहिए कि दोनों के उत्कर्ष का पूर्ण रीति से ज्ञान कराया जाए। परस्पर के सामाजिक व्यवहारों में दोनों शरीक हों, दोनों एक दूसरे की सभ्यता को पढ़ें और सीखें। फिर जिस तरह भाषा में मुसलमानों के चिन्ह रह गए हैं और उन्हें अपना कहते हुए हम किसी हिंदू को संकोच नहीं होता, उसी तरह मुसलमानों को भी आगे चलकर एक ही ज्ञान से प्रसूत समझकर अपने ही शरीर का एक अंग कहते हुए हिंदुओं को संकोच न होगा। इसके बिना, दृढ़ बंधुत्व के बिना दोनों की गुलामी के पास कट नहीं सकते, खासकर ऐसे समय जबकि फूट डालना शासन का प्रधान सूत्र हो। जब शासन हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता में फूट डालने की कोशिश कर रहा हो, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका, उसका सबसे बेहतर प्रत्युत्तर यही है कि हिंदू मुसलमानों की जो बेहतरीन चीजें हैं, उनके साहित्य की, उनके ज्ञान की, उनके जीवन की, उनकी संस्कृति की, उनको उभारा जाए और उसे कम्युनिकेट किया जाए, दोनों ही समुदायों में कम्युनिकेट किया जाए। हमारे यहां तो हालत यह है कि अब एक तरह से धारावाहिक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम, और इस प्रोपेगेंडा का अभी क्लाइमैक्स चल रहा है इन दिनों। यह आज प्रोपेगेंडा शुरू नहीं हुआ। यह प्रोपेगेंडा भारत के स्वाधीनता आंदोलन के समय में भी था। जब यह निबंध लिखा गया उस समय भी था। यह निबंध लिखा गया जो निराला ने, उस दौर में भी हिंदू मुस्लिम विद्वेष बहुत बड़ी समस्या थी।
तो पिछले 100 साल में अगर हमने कौन सी चीज अर्जित की? कायदे से होना यह चाहिए था, हिंदू मुसलमानों के बीच में मैत्री संबंध और दृढ़ होने चाहिए थे। उन लोगों को आइसोलेट किया जाना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम मैत्री संबंधों में दरार डालना चाहते हैं। परिणाम यह निकला इस पूरे प्रोपेगेंडा का कि हम मुसलमानों के प्रति, मुसलमान हिंदुओं के प्रति अधिक से अधिक अनभिज्ञ होते चले गए। हम उनके बारे में कम जानते हैं, वो हमारे बारे में कम जानते हैं। हम उनके साहित्य को कम जानते हैं, वो हमारे साहित्य को कम जानते हैं। वे हमारे घर में क्या बन रहा है उसे नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि उनके घर में क्या बनता है। पहले हालत यह थी कि हिंदू मुसलमान पास पास रहते थे और एक के यहां छौंक लगता था, दूसरे छौंक की खुशबू दूसरे घर में जाती थी। आज स्थिति यह है कि मोहल्ले में, इलाके में मुसलमान को कोई घर भाड़े पर देने के लिए हिंदू तैयार नहीं होता। अल्टीमेटली मुसलमान को एक घेटों में जाके, मुसलमानों की बस्ती में ही जाके अपने लिए किराए का घर खोजना पड़ता है। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज वो ये कि निराला इस बात को जानते थे कि इस पूरे प्रोसेस में जो हिंदू मुस्लिम विद्वेष है, इसमें धार्मिक कट्टरता फैलेगी और फूलेगी। वो कहते हैं सामाजिक और राजनीतिक जटिल प्रश्नों की तरह भारत को धार्मिक प्रश्न का भी संतोषजनक उत्तर देना है। हमारे यहां तमाम कमजोरियों और संकीर्णताओं की जड़ में विविध धर्म भावनाएं ही हैं, खासकर हिंदू और मुसलमान धर्म में। उन्होंने बात बाकायदा पिन पॉइंट किया है। आर्य समाज द्वारा विचारों की व्यापकता को बहुत कुछ सहायता प्राप्त हुई है, पर जिस ढंग से वैदिक धर्म का प्रचार किया गया है उसमें कट्टरता प्रधान है। विचारवान धर्मों में सार भाग देखते हैं। सभी धर्मों के मूल तत्व मिलते जुलते हैं। आचारों के साथ धर्म के ऊंचे अंश का कोई संबंध नहीं। वेद के ज्ञान कांड के साथ मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि अपने अपने धर्म के भीतर से सहमत हैं। वेद के मानी भी किसी पुस्तक विशेष के नहीं, वह ज्ञान रूप होकर सभी जातियों में सम्मिलित है। वेद माने विज्ञाने। वेद का मतलब नॉलेज, वेद का मतलब किताब नहीं, जैसा कि दयानंद सरस्वती ने प्रचार किया था। वेद को लेकर विवाद करने पर वेदज्ञों की ही मर्यादा नष्ट होती है। वेद अपने अर्थ में पूर्ण है, अनकोट। ये जो इस तरह की जो धार्मिक कट्टरता का जितना प्रचार समाज में होगा, उस धार्मिक कट्टरता का जो असर होगा निराला के शब्दों में, वो ये कि इससे दिमाग जो है वो और ज्यादा जड़ बनेगा। वो कहते हैं, उनका कोटेशन है और ये आखिरी कोटेशन, जिस तरह जड़ विज्ञान में सत्य का सार्वभौम निराश्रय ऐक्य मिलता है और सभी देशों को समभाव से उन्नयन करने का अधिकार, उसी तरह धर्म विज्ञान में भी, ध्यान रखिए, धर्म विज्ञान, वो रिलीजियस साइंस की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे खाली। आजकल बड़े बड़े विचारवान ऐसे ही प्रयत्न में लगे हुए हैं, पर हमारे यहां धार्मिक कट्टरता ही प्रबल है। इसका परिणाम यह होता है कि कट्टरता का जड़त्व मस्तिष्क का विकास नहीं होने देता। अपने अनुकूल न होने पर धार्मिक तत्व झूठे जान पड़ते हैं। यह आत्मानुकूल तत्ववृत्ति बहुत बड़ी मानसिक दुर्बलता है। इसके कारण सभी रेखाओं से मनुष्य शक्ति का विकास नहीं हो पाता। प्रहार करने वाली पशु वृत्ति बनी रहती है। धार्मिक कट्टरता क्या करती है? प्रहार करने वाली पशु वृत्ति पैदा करती है। मनुष्य सब देशों के साहित्य, समाज, राजनीति और धर्म का महत्व नहीं समझ पाता। प्रगति एक हद तक बंध ही रहती है। धार्मिक कट्टरता सारी दुनिया की प्रगति को समझने से रोकती है। और किस चीज का विकास करती है? पशु वृत्ति का विकास करती है। ये जो समाज में जो धार्मिक कट्टरता की जो लोग हिमायत कर रहे हैं,
हिंदू धार्मिक कट्टरता की जो लोग हिमायत कर रहे हैं, इस्लामिक धार्मिक कट्टरता की जो हिमायत कर रहे हैं, वे असल में पशु वृत्ति का विकास कर रहे हैं। आखिर में निराला की बात कह के बात खत्म होगी। वो कहते हैं, कोट, हिंदू और मुसलमानों की समस्या इस देश की पराधीनता की सबसे बड़ी समस्या है। मैं सिर्फ इसमें इतना जोड़ना चाहूंगा, हिंदू और मुसलमानों की समस्या इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है। ब्रिटिश पीरियड में जिस तरह से ये सबसे बड़ी समस्या थी, लोकतंत्र आने के बाद, संप्रभु भारत के निर्माण हो जाने के बाद, इस समस्या को सांप्रदायिक ताकतों ने सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या बना दिया और इसने राष्ट्रीय विकास को, राष्ट्रीय मस्तिष्क के विकास को, नौजवानों के विकास को, उनके अंदर रैशनल वैज्ञानिक सोच और उसके विकास को बड़ी दूर तक प्रभावित किया है। निराला को याद करने का मतलब यह है, हम दो चीज कर सकें तो बहुत ही बेहतर होगा। एक तो ये आलोचना को एक जैनर की तरह, एक विधा की तरह हम लोग समझें और जानें। आलोचना के सार्वभौम चरित्र को हम समझें और जानें, बिना किसी भेदभाव के देश विदेश की आलोचना को हम पढ़ें और पढ़ाएं। और दूसरा, अगर समाज का सचमुच में स्वतंत्र नागरिक का और लोकतंत्र का विकास करना चाहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान हम हिंदू मुस्लिम मैत्री संबंधों को स्थापित करने में खोजें। साहित्य उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि हिंदू जो कवि हैं, मुस्लिम जो कवि हैं, निराला ने डिटेल्स में उनके बारे में लिखा है, उनके विचार कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनके अंदर किस तरह से मूल्यगत एकता थी। साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है कि साहित्य जो है किस तरह के सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करता है। तो हिंदू लेखक जिस सामाजिक मूल्य को व्यक्त करता है, उसी सामाजिक मूल्य को मुस्लिम लेखक भी व्यक्त करता है। तो ये जो मूल्यगत एकता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, इस मूल्यगत एकता को हिंदू मुस्लिम मैत्री का आधार बनाया जाना चाहिए। इससे हिंदुस्तान में धार्मिक कट्टरतावाद से लड़ने में मदद मिलेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। आज निराला के जन्मदिन पर और बसंत पंचमी पर बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।